आपको याद होगा कि राहुल गांधी आटा को लीटर से नाप रहे थे कि कैसे हमारी सरकार आएगी तो प्रति लीटर 40 रुपया हम आटा बेचेंगे। तो जिनको यही नहीं पता है कि आटा लीटर से नहीं बिकता है, आटा किलो से बिकता है, तो वो किसानों के बारे में क्या सोचेंगे। बात करें पहले तो बता दें कि नरेंद्र मोदी जैसा युग पुरुष जो है आप इस भारत में पहली बार यहाँ पैदा लिए हैं। वो इकट्ठा होने का कारण क्या है, ये रैली के एक दिन पहले जो है ना चारों तरफ ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करवाते हैं और लोगों को रैली के लिए नहीं बुलवाते हैं। ये कहते हैं कि रैली के पहले भी सब व्यवस्था है। ये विजन जो है, विजन लेस पर्सन का ये जमावड़ा जो है यहाँ पर होने वाला है। और जब जब हमारी सरकार आती है तो हम लोग अपराधियों का मनोबल गिराने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इन लोगों के व्यक्तित्व के सामने वो क्या सोचेंगे। उनके सामने ये बच्चे हैं। आगामी 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली होगी, जिसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव बीते कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं। बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। आज राबड़ी देवी ने यह भी कहा कि महागठबंधन की महारैली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे और 3 तारीख को बड़े ऐलान किए जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। देखिए, राजद के बारे में जो सवाल किया है आपने, और तो मैं सबसे पहले बता दूं कि राजद के लोग पहले भी रैली करते रहे हैं। 2005 में हमारी ये सरकार आई थी, आपको याद होगा। और उसके पहले भी इन लोगों ने लाठी पिलावन रैली, तेल पिलावन रैली और इस तरह की कई रैलियां, आग लगावन रैली किया इन्होंने। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली आपको दिखता होगा इनकी रैलियों में भीड़ आती है, तो ये एक्चुअली इस बात को समझने का ठीक से प्रयास किया कि इनके रैली में भीड़ का वो इकट्ठा होने का कारण क्या है। ये रैली के एक दिन पहले जो है ना चारों तरफ ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करवाते हैं और लोगों को रैली के लिए नहीं बुलवाते हैं। ये कहते हैं कि रैली के पहले भी सब व्यवस्था है, मुर्गा पार्टी का व्यवस्था है, लिट्टी चोखा का व्यवस्था है, सब पूरा व्यवस्था किया हुआ है। आइए डांस देखिएगा वहाँ पे। हमें जो आभास होता है, इस तरह की व्यवस्था में लोगों को बुलाते हैं जैसे कोई पार्टी दे रहे हैं। वहाँ पे रैली में नहीं आ रहे हैं। इनके पास एजेंडा नहीं है, एजेंडा लेस मतलब पार्टी है। विकास का कोई विजन नहीं है इस पार्टी के पास और वो डिफ्यूज बम को लेके आ रहे हैं। ये जो है राहुल गांधी जो है, ये क्या है, इनके पास भी विजन नहीं है। ये विजन जो है, विजन लेस पर्सन का ये जमावड़ा जो है यहाँ पर होने वाला है। तो क्या सरकार में ऐसे विजन लेस पर्सन से सरकार में विकास संभव है? पहले भी एनडीए ने जो अपना दिखाया है, अपना जो कार्यक्रम के माध्यम से, सरकार के माध्यम से दिखाया है, तो एनडीए के आंकड़े भी देखिएगा तो आपको ये महसूस होगा कि जब जब एनडीए सरकार बिहार में चली है और देश में चली है तो एनडीए सरकार में विकास के आंकड़े पिछली सरकारों के तुलना में बहुत ज़्यादा हुआ है। आप 9 साल का आंकड़ा देखिए और 70 साल से कांग्रेस शासन किया, कांग्रेस के लोग शासन किए, उससे संबंधित लोग शासन किए उनके सपोर्ट से। तो उन लोगों ने जो विकास किया और हमारे विकास की तुलना देखिए तो आपको आसमान जमीन का फर्क पड़ेगा। बिल्कुल जीवन जी, लेकिन जन विश्वास यात्रा जो तेजस्वी यादव निकाले थे, अपार भीड़ देखने को मिला और तेजस्वी यादव ने निमंत्रण भी भेज दिया है। ये एक ऐलान भी किया है कि जब पटना में लोगों का जमावड़ा होगा उसी दिन से नीतीश कुमार और बीजेपी के पतन की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, कई बार घोषणा कर चुके हैं इन्होंने। 17 महीना सरकार चलाया और इस सरकार में आने से पहले भी इन्होंने वादा किया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने उस पर खड़ा नहीं उतरा। आप देखिएगा, ये जब सरकार में पहली बार आए तो सबसे पहले इनके पूरे परिवार के लोग, जितना मंत्रालय था, सब मंत्रालय, मैक्सिमम अच्छे मंत्रालय जो कहते हैं हम लोग, मलाईदार जिसको कहते हैं, ये सारे मंत्रालय अपने पास रखे हो, अपने लोगों को नहीं दिया चलाने के लिए क्योंकि इनके पास विजन नहीं था। और उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चला। आपने देखा कि आलोक मेहता ने कितना बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल किया और इनके कई विभाग के भी ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जब पता चला माननीय मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ पैसे का भारी स्तर में खेल हो रहा है, तो उनको रोकने का प्रयास किया उन्होंने। तो हर स्तर पर चेक बैलेंस का प्रयास हुआ है। और ये जब चुनाव के पहले क्या बोलते थे और सत्ता में आए 17 महीने के तो क्या बोले, 17 महीना में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि नौकरी, बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार पर जो पहले कहते थे उस पर अमल किया। और आज सत्ता से बेदखल हुए तब कहते हैं कि भाई हमने ये रोजगार दिया, हमने ये नौकरियां दी। अरे आपने कहाँ दिया? आप दिखाइए ना वीडियो आप निकाल के, कितना आपने रोजगार दिया है पहले और कितना बार बोले हैं आप पहला कैबिनेट, दूसरा कैबिनेट। आपने तो बोला था ना भाई कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं हम पहले कैबिनेट से सबको राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन 13 जुलाई का भारतीय जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ उसके पहले आपने क्यों नहीं बोला था? उसके बाद आपने क्यों बोलना शुरू किया? इसलिए बोलना शुरू किया कि उसके बाद आपके पास मजबूरी थी कि आप बोलिएगा, क्योंकि उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर बीपीएससी के माध्यम से युवाओं को बहाली किया। उसके बाद राजकर्मी का दर्जा देने का प्रस्ताव किया कमेटी बना के। बिल्कुल जीवन जी, आप शिक्षकों की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी उस वक्त भी शिक्षकों की मांग थी। अब जब एनडीए की सरकार है तो लगातार ये मांग उठ रहा है कि टाइमिंग को लेकर भी बदले। एग्जाम नहीं देना चाह रहे थे शिक्षक, नियोजित शिक्षकों के लिए जो आप लोग सक्षमता परीक्षा लाए हैं,
शिक्षकों की मांग नहीं मानी जा रही है। देखिए ऐसा है कि सक्षमता परीक्षा को लेकर हमें भी काफ़ी फ़ोन आया है और उसमें कई लोग जो हैं हमें फ़ोन किए कि भाई ऑफलाइन एग्जाम लिया जाए, उसमें जी। ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया नहीं जाए। लिया जाए। और इसके लिए सरकार ने प्रावधान किया कि ऑफलाइन एग्जाम भी लेने का व्यवस्था किया गया है। उसमें जो है कुछ नियमावली में कुछ कमी थी। आप देखिएगा उस नियमावली में था कि भाई 3 सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उसमें से नौकरी से हटा दी जाएगी। उसको भी हम लोगों ने विरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और बोले कि भाई नौकरी 17 साल से जो लोग कर रहे हैं उसको नहीं हटाया सकता, उसको नहीं हटाएंगे हम लोग। तो कई बार टाइमिंग को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले चुके हैं। तो ये सारे और उस पर भी किसी की ताकत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान से ऊपर उठकर कोई कदम करे, कोई कदम ले। तो ये जो है जितने भी मतलब वहाँ पे रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, सारे रेक्टिफिकेशन हो रहे हैं और ये कोई भी रैली कर ले आरजेडी वाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो लोग जब सरकार में रहते हैं या सरकार में पहले भी थे तब केवल और केवल अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का काम किए और जब जब हमारी सरकार आती है तो हम लोग अपराधियों का मनोबल गिराने का काम करते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर जब सुरक्षित रहेगा तो विकास मतलब लोग करेंगे, यहाँ रोजगार बढ़ेगा और यहाँ बिहार तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। तो हम लोग का ये मॉडल है। बिल्कुल जीवन जी, एक अंतिम सवाल, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं बिहार, 2 तारीख को 2 लोकसभा सीट जाना है उनको, बेगूसराय और आपका औरंगाबाद, उसके लिए क्या तैयारी है? क्या तेजस्वी के दाव को फेल कर पाएंगे मोदी? देखिए पहले तो बता दें कि नरेंद्र मोदी जैसा युग पुरुष जो है आप इस भारत में पहली बार यहाँ पैदा लिए हैं। वो भारत में पहली बार मतलब उनके जैसा एक युग पुरुष हुआ है जो देश को ये बताने का काम किए हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं और 1000 साल पीछे जो हमको ढकेलने का जिन लोगों ने काम किया 70 साल में, उसको फिर से हम लोग 1000 साल आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं भारत को। आप देखिए दुनिया में जो है पाँचवें नंबर की इकोनॉमी आ गई, 10वें नंबर से खींच के 5वें नंबर तक पहुंचा दिए। और जिस लंदन की बात करते थे कि लंदन के हम लंबे समय तक गुलाम रहे, उस लंदन को भी पीछे हमने छोड़ दिया। आज मेट्रो की बात होती है, आज देश में जो है वंदे भारत की बात होती है। लोग सपना देखते थे, टीवी में देखते थे लोग कि हम शायद उस बड़े देश के या उस अमीर देश के शायद पार्ट हो सकते थे। आज सपना नहीं देखते हैं, आज वो लोग सपना देखते हैं विदेशों में जो कि भाई भारत की तरह हम भी कैसे आगे बढ़े। और जान लीजिए कि आने वाले समय में अगला जो टीनूर प्रधानमंत्री जी का होगा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे और उसके बाद 2047 तक हम दुनिया के सुपर पावर के रूप में रहेंगे। और आज जो सुपर पावर की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं और अन्य यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, तो उसमें कई कंट्री तो हमसे पीछे छूट चुके। और 2047 का भारत, विकसित भारत जिसकी हम कल्पना करते हैं, वो ये कल्पना इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये छोटे मोटे व्यक्तियों के क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इन लोगों के व्यक्तित्व के सामने वो क्या सोचेंगे। उनके सामने ये बच्चे हैं। राहुल गांधी जब बिहार आ रहे हैं तो ये सवाल भी बड़ा अहम है जीवन जी, क्योंकि राहुल गांधी लगातार किसानों के हित में बोलते हैं, लेकिन आप लोग किसान को दिल्ली तक नहीं आने दिए। किसान लगातार मांग करे और आप लोग किसान के पक्ष में नहीं है। देखिए राहुल गांधी को तो पहले किसान के बारे में समझ ही में नहीं आता कि किसान है क्या। आपको याद होगा कि राहुल गांधी आटा को लीटर से नाप रहे थे कि कैसे हमारी सरकार आ गई तो प्रति लीटर 40 रुपया हम आटा बेचेंगे। तो जिनको यही नहीं पता है कि आटा लीटर से नहीं बिकता है, आटा किलो से बिकता है, तो वो किसानों के बारे में क्या सोचेंगे, बात करेंगे। उनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा कांग्रेस के शासन में किसान आत्महत्या कर रहे थे और उस आत्महत्या का रफ्तार जो है नगण्य हो गया हमारी सरकार में। तो उन लोगों को किसानों से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। एमएसपी उनके शासन में जितना आगे बढ़ा, हमारी शासन में तुलना कीजिएगा तो उनसे कई गुना एमएसपी का रेट हमारे यहाँ आगे बढ़ा है। उनकी रफ्तार और हमारी रफ्तार, तो हम लोग किसानों के लिए सोचते नहीं, करते हैं। और वो किसानों के लिए केवल भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं है। तो दोनों में अंतर है, इसलिए उसमें उनको बात करने का कोई हक नहीं है। जिनको किसान के बारे में नहीं पता है, वो आटा लीटर से बेच रहे हैं, प्रति लीटर आटा बेचेंगे ऐसे। हमारे यहाँ सस्ता आटा बिकेगा प्रति लीटर, तो वो क्या बात करेंगे भाई। उनको पहले समझना चाहिए, लोगों को बैठा के, किसानों को बैठा के किसान का मतलब क्या होता है, आटा गेहूं चावल का मतलब क्या होता है। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बातें, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। कहते हैं ना, सोने के चम्मच से वो जन्म लिए हैं खाकर। तो वो किसान के बारे में क्या सोच सकते हैं, उनको किसान की भावना के बारे में क्या समझ में आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जीवन कुमार थे। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। 3 तारीख को महागठबंधन की महारैली और ठीक उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा है। तमाम खबरों के साथ हम बने रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।